नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम हाजिर है 2025 यानी नए साल का नया एपिसोड लेकर। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। और इस एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ वेरी हैप्पी 2025। तो राजदीप, आपसे 2024 के बारे में बात हुई थी, अब हम 2025 के बारे में इस एपिसोड में आपसे बात कर रहे हैं साप्ताहिक सभा में। तो 2024 में जब शुरुआत में लग रहा था कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई कंटेस्ट ही नहीं है, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन मुकाबला लोकसभा चुनाव में हुआ और लगा कि कोई चुनौती दे सकता है नरेंद्र मोदी को। तो अब आपको ये जो कंटेस्ट एक बन रहा है वो आपको 2025 में कहां जाते हुए दिखता है? देखिए मिलिंद, 2024 एक बड़ा अलग सा साल था, क्योंकि इतने चुनाव हुए इस देश में, बड़े बड़े राज्यों में राज्य के चुनाव हुए और बड़ा एक आम चुनाव हुआ। दुनिया में इतने चुनाव हुए, मुझे लगता है 60 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए। तो एक चुनाव का साल था 2024। 2025 आते आते आप हमारे सामने दो बड़े चुनाव नजर आते हैं मिलिंद। एक तो फरवरी में दिल्ली का चुनाव और फिर नवंबर में बिहार का चुनाव। इसलिए मुझे लगता है राजनीति में शायद मिलिंद एक इंटरवल आ गई है, जिसमें सब जो जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, जिन्होंने जनता के सामने पूरे साल भर में यात्राएं निकाली, अपने अपने प्रोग्राम्स किए, उनको भी एक तरह से ब्रेक मिल गया है। आप कह रहे हैं मोदी बनाम राहुल, या ये जो लड़ाई है कांग्रेस बनाम भाजपा, ये कहां जा रही है? आपने देखा होगा शीतकालीन सत्र में क्या हुआ पार्लियामेंट में। जिस तरह से एक ऐसी स्थिति आई जो मैंने 30-35 सालों में देखे नहीं है, कि विपक्ष के जो सांसद है उनको रोका जा रहा था केंद्र के सांसदों ने वहां के माकड़ द्वार पर। और फिर ये भी इल्जाम लगा कि राहुल गांधी ने किसी को धक्का लगाया, किसी के सिर पर, प्रताप सारंगी के सिर पर चोट लगती है। जो एक माहौल बना जिसमें बिल्कुल जो टकराव जो हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा, चुनाव के टाइम पे देखा, वो पार्लियामेंट के बाहर भी नजर आया। और मुझे लगता है वो टकराव अब बंद नहीं होगा। वो एक ऐसी स्थिति पर आ गया है कि हर मुद्दे पर राजनीति खेली जाएगी मिलिंद। फिर वो बजट हो इस साल का, या उसके बाद जो बाकी मुद्दे हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, ये सब जो बड़े मुद्दे हैं आज की तारीख में, उन पर जो टकराव होने वाला है वो आप देखेंगे बहुत बहुत ही, मैं भयानक वर्ड नहीं यूज करना चाहता, लेकिन इट विल बी वेरी फियर्स। बहुत ही एक बहुत ही जोरदार होगा। और कौन जीता कौन हारा ये बात छोड़िए, क्योंकि चुनाव तो नहीं है, अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ा चुनाव है, उस पर हम आ सकते हैं। लेकिन एक जो पॉलिटिकल राजनीतिक इस देश का बन रहा है मिलिंद, वो ध्रुवीकरण जो बन रही है, वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये खतरा मुझे लगता है 2025 में और नजर आएगा। नहीं तो जो राजीव, जो जो पार्लियामेंट्री एजेंडा है अगर आप देखें 2025 का, तो एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वर्शिप ऑफ एक्ट वाला जो आपने कहा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का भी कानून जो है अब जेपीसी के पास भेज दिया गया है, या वक्फ बोर्ड का भी कानून है वो भी उसको भी उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो दबाव है भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि 2019 में जब पूरा बहुमत था तो हमने देखा कि जितनी भी उनको बदलाव करने थे लेजिस्लेटिव, वो चाहे 370 को हटाना हो या उनको और भी जो कानून लाने थे एनआरसी को लेकर, या और भी जो बातें करनी थी, सिटीजन एक्ट में बदलाव जो करना था, वो सारे आ गए थे। लेकिन इस बार जो है 2024 में वो उस पर ब्रेक लगा और उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। तो आपको लगता है ये जो टकराव की आप स्थिति देखते हुए कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का जो कानून है वो पास हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कानून पास हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास 2/3 बहुमत लोकसभा में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा फर्क 2019 और 24 के बीच में और आज की स्थिति 2025 में। 2019 और 24 के बीच में बीजेपी के पास इतनी बड़ी बहुमत
लोकसभा में थी कि वो कई कानून ला पाई अगर स्थिति कुछ और होती तो विवादास्पद हो जाते और टकराव पार्लियामेंट में ही होता। तब क्या हुआ कि पार्लियामेंट में टकराव के बजाय जनता के बीच हो गया। कृषि कानून को लीजिए, जिसको लेकर अब भी किसान आंदोलन कर रहे हैं पंजाब में। तो ये जो कानून पार्लियामेंट में इस समय आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन हो, वक्फ बोर्ड का हो, उसमें आम सहमति करना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि केंद्र सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, उनको पारित करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो वातावरण बनेगा वो टकराव का होगा, क्योंकि इन सब कानून को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश है कि भाजपा जो है वो अभी भी डिक्टेट करती है देश के राजनीति को। दूसरी तरफ विपक्ष जानती है, और खास करके महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद, कि अगर हम और अग्रेसिव नहीं रहे तो बीजेपी को हम वॉकओवर दे रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि विपक्ष भी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को लगता है ये एक वैचारिक लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ, तो वो बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। वही नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि ये गांधी परिवार जो है वो केवल उनको कोसने में लगा है। तो जब दोनों बड़े नेता या दोनों बड़े दलों के बीच में कोई बातचीत ही नहीं हो पाती है, तो फिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? आपको ध्यान होगा कि पहले तो पार्लियामेंट सांसद होने के संसदीय कोई सेशन के पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुआ करती थी। अब वो भी औपचारिकता बन गई है, कोई डायलॉग नहीं होता। जब संवाद नहीं होगा तो विवाद ही होगा। तो मैं देख रहा हूं कि 2025 में और विवाद बढ़ेंगे, भले ही वो चुनावी विवाद ना हो, लेकिन ये जो कानून को लेकर जो विवाद बढ़ेंगे, समाज में जो एक तरह से उथल पुथल हो रही है उसको लेकर बढ़ेंगे, हिंदुत्व को लेकर बढ़ेंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है मोहन भागवत ने भी इशारों में एक मैसेज दिया है कि अब बस मत करिए, और क्योंकि आरएसएस बीजेपी ही एक दिन कमजोर हो जाएगी अगर इसी डायरेक्शन में, विवाद की डायरेक्शन में हम जाएंगे। नहीं तो एक राजीव, चूंकि आपने भागवत जी का जिक्र किया, तो एक महत्वपूर्ण साल 2025 इस तरह से भी है कि आरएसएस जो कि बीजेपी का एक तरह से पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 100 साल होने जा रहे हैं। तो ये भी एक 2025 का एक बड़ा मोमेंट होगा, और उनकी सरकार भी है 100 साल बाद केंद्र में भी और विभिन्न राज्यों में भी। तो आरएसएस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट साल है ये 2025। बिल्कुल। और आपको ध्यान होगा कि आम चुनाव के दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष जब थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू को कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। और तब यही चर्चा थी कि आरएसएस पूरी तरह से कैंपेन में शामिल ही नहीं था। महाराष्ट्र के चुनाव आते आते आरएसएस पूरी तरह से प्रचार में जुड़ गया। कई मीटिंग्स उन्होंने की, कई उनके कार्यकर्ता जमीन पर नजर आए। और 2025 में मुझे लगता है आरएसएस चाहती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पहचान है वो जनता के सामने वो रखे। पिछले 10 सालों में जो पहचान रही है वो ब्रांड मोदी की रही है। अब आरएसएस चाहता है कि ब्रांड आरएसएस को लेकर जनता के सामने जाए। इसीलिए इतने पिक्चरें निकल रही है जो आरएसएस के विचारधारा से जुड़ी हुई है, या इतने प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं जो आरएसएस के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, ताकि एक माहौल बने कि आरएसएस पर जो एक धब्बा इतने सालों से लगा है उनको किनारे किया गया राजनीति से। आज आरएसएस चाहता है, ये समय है, ये मौका है 2025 में, 100वां साल है, हम जनता के सामने ये रखें कि आरएसएस आखिर में क्या है। अब आरएसएस को इसी वजह से एक डर है कि अगर विवाद बढ़े, अगर टकराव बढ़े, तो फिर आरएसएस का जो एजेंडा है लोगों के सामने एक ब्रांड आरएसएस रखने का, वो भी कहीं ना कहीं उसी टकराव में फंस न जाए। इसी वजह से मुझे लगता है मोहन भागवत ने एक मैसेज दिया कि यार ये मंदिर मस्जिद की जो बातें हैं ज्यादा करिए मत, इससे जितना भी टकराव होता है वो देश के हित में नहीं है। क्योंकि आरएसएस अपने आप को पूरी तरह से देश हित के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही उनके विरोधी कह रहे हैं आप तो हिंदू राष्ट्र की पार्टी है, आप केवल हिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये जो टकराव है, इससे हटने का चैलेंज एक तरह से आरएसएस को है, और आरएसएस इसी चैलेंज की वजह से मुझे लगता है एक ब्रांड आरएसएस जनता के सामने रखना चाहती है, जिसमें वो मैसेज देना चाहती है कि देखिए हम लोगों को जोड़ते भी हैं, केवल तोड़ते नहीं है। उसमें वो कितना यश, कितनी सफल होते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये आरएसएस का एजेंडा जरूर है। नहीं तो राजीव, जो आपने शुरुआत में कहा और सबका रुचि भी उसमें रहती है, तो बारी बारी से बात कर लेते हैं। आप कहेंगे कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ,
लेकिन दिल्ली में क्या होगा, खास करके जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अब चुनाव में आपको क्या लगता है कि कैसे समीकरण बनेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल है मिलिंद, दिल्ली का चुनाव किसी को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि एक तो जैसे आपने कहा तीनों पार्टियां आमने सामने है, बड़ी पार्टियां, छोटा राज्य है, राज्य का दर्जा भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को 2015 और 20 रिपीट करना बहुत मुश्किल है, ये तो साफ है। इस बार वाकई उनके सामने टक्कर है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो उनके खिलाफ जो आरोप बने हैं, उनके एमएलए के खिलाफ जो एक तरह से नाराजगी है, ये सब की वजह से कांग्रेस जिस तरह से, खास करके मुस्लिम समुदाय में कांग्रेस ने अपनी एक तरह से एक पहचान, लोकप्रियता बढ़ाई है, जो एक अरविंद केजरीवाल ने वो वोट कांग्रेस से खींच लिया था, इस वजह से एक चैलेंज है। लेकिन न कि कांग्रेस के पास, ना भाजपा के पास कोई ऐसा कोई ऐसा चेहरा है या कोई स्ट्रेटेजी है जिससे वो वाकई अरविंद केजरीवाल को, मुझे लगता है, खत्म कर पाए। अरविंद केजरीवाल एक बड़े ऐसे एक स्ट्रेटेजिक नेता है, और उनकी स्ट्रेटेजी यही रही है कि पिछले 3 महीनों से वो लगातार अपने कार्डर्स को जमीन पर भेज रहे हैं, कई कई रेवड़ी जैसे स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, रेवड़ी पे चर्चा। तो गरीब तबका में अभी भी मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की एक पहचान है। झुग्गी झोपड़ियों में अगर आप जाए तो अभी भी आम आदमी पार्टी की एक तरह से एक वर्कर कार्डर उन्होंने वहां एस्टेब्लिश की है। लेकिन मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास कॉलोनीज में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को नुकसान इस बार हो सकता है। अब जब इतना सब कहने के बाद ये कहना कौन जीतेगा कौन हारेगा उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा, इस बार दिल्ली में मिलित एक टक्कर होगा, जिस तरह से हमने 2013 में देखा था जब त्रिशंकु एक विधानसभा बनी थी। तो या क्या त्रिशंकु बनेगी मैं नहीं कहूंगा, वोटर ज्यादातर आजकल बड़े साफ वर्डिक्ट देते हैं। लेकिन दिस इज अरविंद केजरीवाल बिगेस्ट चैलेंज। 2015 और 20 में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने चैलेंजेस ओवरकम किए थे, उनको कई लोग वो उनको उनकी सफलता का एक प्रतीक है। क्या वो हैट्रिक कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने इस बार होने वाला है, क्योंकि बीजेपी खास करके इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। नहीं तो फिर भी आप मानते हैं कि एडवांटेज होगा केजरीवाल के पास? तो एडवांटेज तो है ही है, फिर भी क्या नहीं है आपको लगता है? मैं इतना ही कहूंगा, केजरीवाल जैसे नरेंद्र मोदी जी देश में नेता नंबर 1 अभी भी है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अभी भी नेता नंबर 1 मैं मानता हूं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कितनी सीटें आएगी उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर भाजपा जिस तरह से वो हरियाणा में अभी मैंने जिस तरह से वो बारीकी से माइक्रो लेवल पर कैंपेन उन्होंने किया था, तो जरूर वो केजरीवाल को टक्कर देगी। बट केजरीवाल जी स्टिल दिल्ली नेता नंबर 1, और क्योंकि गरीब तबका आखिर में चुनाव का नतीजा तय करता है, नेचुरली यू वुड थिंक कि आम आदमी पार्टी को इस समय एडवांटेज अभी भी है, लेकिन उतना एडवांटेज नहीं है जब जिस तरह से उन्होंने 2019 और 14 में चुनाव स्वीप किए थे। इस बार वाकई एक टक्कर है दिल्ली में। तो राजदीप, जो दूसरा मतलब साल के आखिर में वो चुनाव होगा, लंबे अंतराल के बाद, और आखिरी चुनाव होगा बड़ा, वो बिहार का होगा, जहां पर कि नीतीश कुमार और बीजेपी अब साथ साथ आ गए हैं। मतलब नीतीश कुमार, लोगों को याद नहीं होगा, 2020 में वो बीजेपी के साथ में थे, फिर 2024 के चुनाव से पहले वो उसके बीच में वो आरजेडी के साथ रहे, फिर वापस बीजेपी के पास चले गए। तो आपको लगता है, क्योंकि वहाँ तेजस्वी यादव जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और 2020 में भी वो काफ़ी करीब पहुँच गए थे, करीब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80 सीटें आ गई थी, लेकिन फिर भी वो नीतीश को हटा नहीं पाए थे। तो आपको लगता है कि 2025 कुछ अलग होगा, या वैसे ही होगा कि भाई कोई भी दो पार्टियां जब एक तरफ आ जाती, चाहे वो जेडीयू आरजेडी आ जाए, मतलब कोई भी जो एक दो दल, तीन में से बीजेपी जेडीयू और आरजेडी में से जहां भी दो पार्टियां हो जाती है वो पार्टी जीत जाती है? ये अब तक की हमारी एक अंडरस्टैंडिंग रही है। तो वो क्या रिपीट होती लगेगी आपको, या कुछ और चेंज हो सकता है? देखिए, आपने बड़ी बात कही जब आपने कहा कि बिहार की राजनीति में कई सालों से हमने देखा है कि दो पार्टियां जब एक साथ आ जाती है, दो बड़े पार्टियां, तो वो तीसरे को कमजोर कर देती है। और मैं इसमें लोक जनशक्ति भी अगर जोड़ूं तो 3 पार्टी अगर एक साथ आ जाए, लोक जनशक्ति, भाजपा और जेडीयू। मांझी की भी पार्टी है, हिंदुस्तान अवाम पार्टी जो है, वो जो जितना मतलब छोटी छोटी पार्टियां तो और भी है उसमें। बिल्कुल, लेकिन दो बड़ी पार्टियां और कुछ हद तक लोक जनशक्ति जब एक साथ आती है तो उनको हराना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं, नामुमकिन तो इस साल ने 2024 ने दिखाया कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि और उसमें आप ये जानिए एक्स फैक्टर एक प्रशांत किशोर भी है।
वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उनको बाई इलेक्शन में ज्यादा वोट नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक तरह से ये दिखाया कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के विरोध में है या नीतीश जी के विरोध में है, उसका वोट कुछ हद तक वो भी ले सकते हैं। तो अगर ये जो जितने भी एंटी नीतीश कुमार, एंटी बीजेपी फोर्सेस अगर वो इकट्ठा होते हैं, तो बिहार में मैं समझता हूं एक वाकई लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर यही समीकरण रहे जो हम जनवरी में आज देख रहे हैं, अगर यही समीकरण नवंबर में रहे, तो एडवांटेज इज डेफिनेटली विथ नीतीश कुमार और बीजेपी। क्योंकि बिहार में जो राजनीति होती है वो कास्ट अरिथमेटिक पर होती है, और जो उसमें हमने कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखा है। हमने ये भी देखा है कि महिला वोट जो है वो अभी भी एक तरह से नीतीश जी के साथ है। कई चुनाव ऐसे हुए जहां लोगों ने कहा नीतीश जी अब खत्म हो गए, लेकिन एक ईबीसी अति पिछड़े जाति और महिलाओं का वोट अभी भी जेडीयू को कुछ हद तक मिलता है। वही लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान उभर कर आए हैं अमंग पासी कम्युनिटी एज नेता नंबर 1, और नरेंद्र मोदी अभी भी बिहार जैसे राज्य में उनकी लोकप्रियता काफी है। हालांकि देश भर में मैं समझता हूं ब्रांड मोदी कमजोर होते जा रहा है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में अभी भी एक पकड़ है ओबीसी कम्युनिटीज में। तो यही समीकरण रहे तो एडवांटेज टू नीतीश कुमार। हालांकि ये देखना है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और, ये सवाल रहेगा अगर बिहार में। और इसको लेकर मुझे लगता है जेडीयू और भाजपा में भी चुनाव के पहले टसल हो सकता है, और उसके बाद क्या होता है वो बात अलग है। लेकिन ये एक जरूर चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी मुख्यमंत्री पद चाहती है इस बार। बिहार एक राज्य है उत्तर भारत का जहां बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अपना नहीं बना है। तो असली लड़ाई वो भी एक है चुनाव के पहले। लेकिन चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी, मुझे नहीं लगता लेफ्ट के साथ जरूर उनको कुछ हेल्प मिलेगा, लेकिन ओवरऑल एडवांटेज जेडीयू बीजेपी आज की तारीख में। तेजस्वी यादव एज अ वन मैन शो कैन नॉट चैलेंज एंटायर बीजेपी, लेकिन अगर उनके साथ और लोग जुड़ जाए तो फिर मुझे लगता है कुछ बदलाव आ सकता है बिहार में। जी राजीव, और जो आपने कहा कि बिहार में ही मुख्यमंत्री नहीं है, तो हमने पिछले दिनों देखा जब गृह मंत्री ने आज तक के एजेंडा में कहा था कि भाई अभी हम तय करेंगे कि वहाँ पर कैसे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर बाद में बीजेपी को खंडन करना पड़ा कि नहीं, नीतीश जी और मोदी जी उन दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बिहार में भी ये डर था कि ऐसा ना हो कि भाई एकनाथ शिंदे की यूटिलिटी अब खत्म हो गई तो उनको हटा के बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। तो ये डर तो जेडीयू को है बिहार में। जेडीयू अगर कहीं और एक जिम्नास्टिक करके या और एक हाई जंप करके आरजेडी के साथ जुड़ जाए तो वो कमजोर पड़ते। देखिए, बीजेपी के पास उतना वोट नहीं है बिहार में जितना उनका वोट बैंक यूपी में है। तो अगर बाकी पार्टियां उनके विरोध में आती है तो बीजेपी को बिहार जीतना बहुत मुश्किल है। हमने 2015 में भी इसका साफ उदाहरण देखा था। तो बीजेपी नीतीश जी को अपने साथ रखना चाहेगी, लेकिन वो ये भी चाहेगी कि चुनाव के बाद इस टाइम मुख्यमंत्री बनने का जो फैसला हुआ उसमें कम से कम बीजेपी भी कोशिश करेगी कि अपना आदमी कोई मुख्यमंत्री इस बार बने बिहार में। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। राजदीप का आकलन ये है कि देश की राजनीति में कहीं इंटरवल जैसी स्थिति होगी, क्योंकि कोई बड़ा चुनाव नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे, लेकिन दिल्ली और बिहार के चुनाव पर हम नज़र रखेंगे कि इन चुनावों में किसकी जीत होगी। साप्ताहिक सभा का ये एपिसोड जो 2025 का पहला एपिसोड है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।